तो एक 100 वाट के बल्ब को और एक वेरिएक्स से स्टेप्स में वोल्टेज दे करके हमने बहुत सारी बातें रेडिएशन के बारे में डिस्कस की थी। हमने देखा कि जब हम बहुत थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं, यानी फिलामेंट का टेम्परेचर बहुत कम बढ़ता है, तो हमें कोई ग्लो दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात उससे जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो विजिबल लाइट के रेंज के काफ़ी बाहर है। लेकिन थोड़ा टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ा के, तो फिर हमें रेड ग्लो दिखाई पड़ना शुरू होता है। तो यानी जो स्पेक्ट्रम है, जो वेवलेंथ्स हैं जिसमें वो ऊर्जा एमिट हो रही है, वो खिसक रहा है, वो रेंज खिसक रहा है और खिसक करके वो रेड के को छू रहा है। तो हमने एक चित्र भी बनाया था जिसमें इस तरफ हमने एक वेवलेंथ दिखाने की कोशिश की थी। 400 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, ये हमारा विजिबल रेंज है। और जब फिलामेंट का टेम्परेचर काफ़ी कम है तो वैसी हालत में ये ऑलमोस्ट 0.00000 और फिर यहाँ कहीं जा करके और थोड़ा ऐसा रेडिएशन आया होगा, तो हमें किसी प्रकार का ग्लो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यही चीज़ इधर खिसकती है और इधर खिसक करके कुछ ऐसा हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाती है, मान लें ऐसा। तो ये हमारा एक टेम्परेचर है, ये हमारा दूसरा टेम्परेचर है और ये रेड एमिशन शुरू हो गया है और इसलिए फिलामेंट मुझे लाल लाल दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम और भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और जैसे 230 वोल्ट के लिए बना हुआ बल्ब है, 230 वोल्ट में ही लगा दूं मैं, या 150 वोल्ट लगा दूं, 170 वोल्ट लगा दूं, 140 वोल्ट लगा दूं, तो फिर वो फिलामेंट मुझे वाइट दिखता है। वाइट दिखने का मतलब कि ये सारे कलर्स उसके अंदर में आ गए हैं, यानी ये और भी खिसक गया है और खिसक करके शायद ये कुछ ऐसा हो गया होगा, ये शायद कुछ ऐसा हो गया होगा। तो ये सारे कलर्स इसके अंदर में आ गए हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये जो लैम्डा एम जिसको कहते हैं हम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, ये लैम्डा एम इधर को खिसकता जाता है और तब वीन के डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात आती है कि ये कैसे बदलता है। तो जो इसका मैक्सिमम लैम्डा है, यानी जिस लैम्डा पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो, और टेम्परेचर, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो गुणनफल है वो फिक्स्ड है 2.898, ऑलमोस्ट, आगे भी हैं संख्याएं, पावर -3 और मीटर केल्विन, जिसको हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। इसके अतिरिक्त तो एक और चीज़ जो एक्सपेरिमेंटली पता थी, ये भी एक्सपेरिमेंटली पता थी, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, और जो दूसरी चीज़ एक्सपेरिमेंटली पता थी वो टोटल एनर्जी कितनी एमिट हो रही है किस टेम्परेचर के ऊपर। तो उसका जो रिश्ता है, उसका रिश्ता है कि इट्स प्रोपोर्शनल टू T⁴, और परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एमिटर के लिए दिस इज U = σT4, जिसको स्टीफेंस लॉ कहते हैं। तो यानी ये स्केल पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो हम स्केल पे बना भी नहीं सकते। अगर टेम्परेचर डबल हो जाए तो ये जो इंटेंसिटी है वो टोटल एरिया, टोटल जो ये एरिया है वो कुछ 16 टाइम्स बड़ा हो जाना चाहिए। तो ये स्केल और इस स्केल से बहुत तुलना मत करिएगा। बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो लैम्डा एम है ये कम होता जाता है। जो प्रश्न खड़ा किया गया था लेक्चर के अंत में वो था कि ये टोटल ऊर्जा तो हमें पता हो गई स्टीफेंस लॉ से, किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है वो पता हो गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। लेकिन इसके बाद अगर हम अलग अलग वेवलेंथ पे पूछें कि किस वेवलेंथ पर ज़्यादा, किस वेवलेंथ पे कम, एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, तो हमें थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं और हम उसको एक u लैम्डा ऐसा डिफाइन करते हैं जो लैम्डा का फंक्शन है और टेम्परेचर का फंक्शन है।
और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये u लैम्डा डी लैम्डा ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। In the wavelength range, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये जो एनर्जी है वो इतनी है और इसलिए यू लैम्डा उस एनर्जी को आप डी लैम्डा से भाग लगा दीजिए, आप उसको पर यूनिट वेवलेंथ कह सकते हैं, तो वो यू लैम्डा, इसका पता लगाना है एक एक लैम्डा पे अलग अलग, इस लैम्डा पर क्या होगा, उस लैम्डा पर क्या होगा, एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा हमें वो चाहिए, तो उसको हम लोग इस फंक्शन से डिनोट करते हैं। इसी को आप फ्रीक्वेंसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो संबंध है वो है कि वेवलेंथ इज c बाय न्यू, ये स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये फ्रीक्वेंसी है, और वहाँ से आप डी लैम्डा बराबर माइनस सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, और एक यू न्यू डिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। और ये कैसा डिफाइन करेंगे, यू न्यू डी न्यू, यही सारी चीज़ यहाँ पर भी, और इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। आप इस प्लॉट को फ्रीक्वेंसी पर भी प्लॉट कर सकते हैं, बहुत सीधा सा रिश्ता है लैम्डा और न्यू के बीच में, और तब पूछ सकते हैं कि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू इन फ्रीक्वेंसीज में कुल कितनी ऊर्जा है, वो इस न्यू का फंक्शन होगी, और उसके बाद डी न्यू से भाग लगा दीजिए तो ये यू न्यू फंक्शन बनेगा। और इसी को निकालने की तमाम चेष्टाएं हुई, किरचॉफ और ये स्टीफेंस का नियम, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इन सब से इतना तो लोग निकाल पाए थे उस क्लासिकल फिजिक्स के ज़माने में कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ न्यू क्यूब से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और उसके बाद कुछ इसका फंक्शनल फॉर्म होगा जो सिर्फ न्यू बाई टी पे डिपेंड करेगा, किस टेम्परेचर पर वो रेडिएशन है। हमने इसकी भी वृहत चर्चा की थी, किस टेम्परेचर पर वो रेडिएशन है का मतलब है कि अगर हमने एक कैविटी बनाई है, एक एनक्लोजर बनाया है, और उसका टेम्परेचर अगर फिक्स कर दिया है T, तो उसके अंदर जो रेडिएशन है जब उसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा उस दीवार के साथ में, तो उस रेडिएशन को हम लोग कहते हैं रेडिएशन एट टेम्परेचर T। एक आपने कैविटी बनाई और उस कैविटी के अंदर में इसका टेम्परेचर T है, और यहाँ रेडिएशन है, यहाँ से एमिट हो रहे हैं, इसके ऊपर पड़ रहे हैं, ये सारा रेडिएशन अंदर में है। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, यानी ये टेम्परेचर सब जगह बराबर हैं और बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये जो रेडिएशन है ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है, और हम इस रेडिएशन का टेम्परेचर भी कैपिटल T कहते हैं। इस कैविटी की दीवारों का तो टेम्परेचर कैपिटल T है, साथ में इस रेडिएशन का टेम्परेचर हम डिफाइन करते हैं उसी प्रकार से कि जो इस T टेम्परेचर वाले वॉल्स के साथ इक्विलिब्रियम में होगा उसको हम लोग रेडिएशन का टेम्परेचर भी T कहेंगे। तो ऐसा, तो ये जो वीन महोदय थे, इन्होंने, और ये भी पता था अपने को एक्सपेरिमेंटली कि कुछ इस प्रकार का कर्व होना चाहिए, शुरू में बढ़ना चाहिए, बाद में घटना चाहिए, तो उन्होंने एक प्रपोज किया, इम्पिरिकली उन्होंने प्रपोज किया, जिसको वीन रेडिएशन लॉ भी कहते हैं। और वो था कि ये जो आपका यून्यू है, दिस यून्यू शुड बी सम कांस्टेंट टाइम्स न्यू क्यूब, एंड देन ये न्यू क्यूब तो होना ही था, और इस फंक्शन के लिए e टू द पावर माइनस कुछ कांस्टेंट b न्यू बाई t। तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो जब न्यू बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा, तो वैसी हालत में ये लगभग 1 के आसपास हो जाएगा, और न्यू क्यूब के अनुसार जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये u बढ़ेगा, अर्थात ऐसे बढ़ेगा। और बाद में जब ये न्यू बड़ा हो जाएगा, उस वैसी हालत में फिर ये डोमिनेट करेगा, ये टर्म डोमिनेट करेगा, और ये टर्म चूँकि
एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है, इससे ये गुना किया हुआ है तो ये बाद में ऐसा डिक्रीज़ करेगा, तो इस प्रकार का कर्व मिल सकता है। तो ऐसा वीन का प्रपोजल था, वीन का एक एम्पिरिकल इक्वेशन उन्होंने दिया, और इसके साथ मैच कराने पे जो ये एक्सपेरिमेंटली नोन कर्व्स थे उनके साथ मैच कराने पे काफ़ी हद तक मैचिंग अच्छी भी हुई, काफ़ी हद तक मैचिंग अच्छी हुई। खास करके इधर के ये लार्जर न्यू वाले साइड के अंदर में मैचिंग काफ़ी अच्छी रही, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसीज वाले में अगर जाएं तो फिर वो मैचिंग थोड़ी गड़बड़ाई और थोड़ा वीन का इक्वेशन कुछ और दे रहा है, एक्चुअल कुछ और है, ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। मुख्य बात यह है कि इसके पीछे कोई थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, अभी इसके पीछे कोई थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अभी उन्होंने एक, चूँकि पता है एक्सपेरिमेंटली कि इस प्रकार का डिपेंडेंस होना चाहिए, तो एक प्रपोजल इस प्रकार का किया। अब क्लासिकल फिजिक्स का ज़माना था, थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, तो उसका उपयोग करके, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का उपयोग करके इस फंक्शन को थियोरेटिकली डिराइव करने के प्रयास चले। तो एक नाम आएगा रैले जीन्स। ये एक वैज्ञानिक और जीन्स ये दूसरे वैज्ञानिक। तो बेसिकली रैले का मुख्य काम है, बाद में जीन्स ने उसको और रिफाइन किया है, तो उसको रैले जीन्स लॉ ऐसा कहते हैं। और इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस ये है कि इन्होंने कैविटी की कल्पना की, एक कैविटी लिया, एक इनक्लोजर लिया और एक क्यूबिकल इनक्लोजर लिया, कल्पना की, लिया मतलब थियरी हो रही है अब, ऐसा क्यूबिकल, और इसका कुछ टेम्परेचर T है ऐसा माना गया, और इसके अंदर में, इस क्यूबिकल एनक्लोजर के अंदर में रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जो इस क्यूब की दीवारों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और अब रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, सब दीवारों से रिफ्लेक्ट होगा, और अंदर में इधर से जाती वेव, उधर से जाती वेव, स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी। अब अपने जो वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग्स होते हैं उस चैप्टर को याद कीजिए। अगर आप एक धागा लें, एक रस्सी लें, एक डोरी लें और दोनों किनारों पे फिक्स कर दें, और उसके बाद उसको आप वाइब्रेट कराएं, एक खास फ्रीक्वेंसी से आप वाइब्रेट कराएं, तो कुछ खास फ्रीक्वेंसीज पे स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं। फंडामेंटल मोड, फर्स्ट ओवरटोन मोड, याद होगा आपको, इस प्रकार के चित्र याद होंगे किताबों में। एक रस्सी अगर ऐसे है तो कुछ इस प्रकार का चित्र बना होता है जिसको फंडामेंटल मोड कहते हैं। फिर उसी रस्सी को अगर आप किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर इसको वाइब्रेट कराइए, दोनों किनारे इसके फिक्स्ड हैं, तो एक इस प्रकार का मोड भी बन सकता है जिसको कि फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। इसी तरह से तो ये स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे इस एनक्लोज़र में, क्यूबिकल एनक्लोज़र में, चूँकि रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उस रेडिएशन के, रेडिएशन भी वेव्स है, जिस तरह वहाँ स्ट्रिंग के ऊपर वेव चलती है और लौटती है और उसके कारण स्टैंडिंग वेव बनते हैं, तो यहाँ भी वेव इस तरफ को जा रही है, रिफ्लेक्शन होकर के इस तरफ को जा रही है, तो इनमें भी स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं। और ये पूरे 3 डायमेंशन में है सारा मामला। तो एक एक स्टैंडिंग वेव को आप एक एक ऑसिलेशन सिस्टम मान के चल सकते हैं। वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो एक एक स्टैंडिंग वेव को आप एक एक ऑसिलेटिंग सिस्टम मान के चल सकते हैं, जिसको ऑसिलेटर कहा गया, ऑसिलेटर। और जितने प्रकार के यहां स्टैंडिंग वेव्स हैं वो सब एक एक ऑसिलेटर हैं। तो आप उन स्टैंडिंग वेव्स को ढूंढें जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच हो। ऐसी फ्रीक्वेंसी वाले जो ऑसिलेटर्स होंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी वाले जो स्टैंडिंग वेव्स यहाँ पे बनेंगे, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी अगर हम ढूंढ पाएं, निकाल पाएं, थियोरेटिकली डिराइव कर पाएं, तो हम इस यून्यू का फंक्शनल फॉर्म वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रैले जीन्स का एक आधार था कैलकुलेशंस करने का।
और उन्होंने ये सब किया, स्टैंडिंग वेव्स की गिनती की, कितने स्टैंडिंग वेव्स किस फ्रीक्वेंसी के अंदर में हैं। उसका बहुत प्यारा सा मैथमेटिक्स है, बहुत सुंदर रोचक मैथमेटिक्स है कि कैसे वो गिनती होती है। अभी हम यहाँ नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर में, लेकिन कुल मिला करके वो जो गिनती आई वो आई 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू पर यूनिट वॉल्यूम। ये इतने ऑसिलेटर्स बने, इतने ऑसिलेशंस बने, इतने प्रकार के स्टैंडिंग वेव्स बने। अब समस्या ये है कि इनकी ऊर्जा कितनी, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव की ऊर्जा कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ आप देखें, ये जो स्ट्रिंग के ऊपर हमने यहाँ पर फंडामेंटल वाइब्रेशंस को यहाँ निरूपित किया है, बताया है, इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, वो भी फंडामेंटल ही रहेगा, वो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही रहेगी, लेकिन ऊर्जा कम ज़्यादा हो सकती है। तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे एक ही स्टैंडिंग वेव मोड के अंदर में ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। तो अगर इसके अंदर में एक ही फ्रीक्वेंसी के, यानी इस रेंज में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के रेंज में जो बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं, उनकी ऊर्जाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो फिर टोटल ऊर्जा कैसे पता चलेंगी? तो इतने स्टैंडिंग वेव्स हैं और हर एक स्टैंडिंग वेव की कितनी ऊर्जा है उनको हम गिने, उनको हम नापें और जोड़ करके टोटल ऊर्जा प्राप्त करें। लेकिन ये 2, 4, 5, 10 नहीं है, ये बहुत सारे हैं। ये 10 पे पावर 20, 25 हो सकते हैं, 40, 50 हो सकते हैं, 30, 32 हो सकते हैं। कितना रेडिएशन की इंटेंसिटी है उसके अनुसार। तो एवरेज करना, यहां पे आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स जो उस समय में उपलब्ध था, उसके आधार पे एवरेज निकाल सकते हैं। और वो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो जितने हायर एनर्जी की आप स्टैंडिंग वेव सोचोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी, और वो प्रोबेबिलिटी ई पे पावर माइनस एनर्जी बाई के टी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये के, इसके प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर हमने इसको देखा, न्यू फ्रीक्वेंसी वालों को देखा, तो यहाँ आप उसको एनर्जी से मल्टीप्लाई करोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे। यानी क्या कर रहे हैं हम? ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी का हमने ऑसिलेटर उठाया और उसकी कितनी ऊर्जा है वो हमने प्राप्त की। उसकी ऊर्जा इतनी है, ई है, लेकिन ये ई कुछ भी हो सकता है, ये ई बहुत कम भी हो सकता है, ये ई बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो ई का हमने एक रेंज डिफाइन किया है, ई से ई प्लस डी ई, और उतने के अंदर में जो ऊर्जा है उसको हम ढूंढ रहे हैं। तो इसको आप इंटीग्रेट करें यहाँ, और नीचे में आप इसको इंटीग्रेट करें। तो ये एक प्रकार से उसका एवरेज बनेगा, क्योंकि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है और ये इसकी ऊर्जा है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ को जब हम ऐड कर देंगे, ऑफ कोर्स एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा जो कट जाएगा। सारी प्रोबेबिलिटीज़ को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ये 1 बनेगा, और यहाँ पे सारी एनर्जीज़ को हम ऐड कर रहे हैं तो ये एवरेज एनर्जी बनेगी। और ये जो एवरेज एनर्जी है वो आएगी K इंटू टी। और अब इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ इसको और इसको गुना करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसी हालत में इसको आप यहाँ पे एक डी न्यू यहाँ पे लगा ले सकते हैं, क्योंकि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच में काउंटिंग कर रहे हैं तो डी न्यू के प्रोपोर्शनल तो होगा ही वो। तो ऐसा इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इस रेंज में कितनी ऊर्जा है वो प्राप्त हो जाएगी। तो उसको हम लिखें अब यहाँ पे, पहले बोर्ड पे जगह बना लें। तो यू न्यू डी न्यू बराबर ये इतना 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब, और डी न्यू बाद में लिखेंगे के टी इंटू के टी डी न्यू, और फिर डी न्यू को हटा दीजिए। तो यू न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू के टी। ऐसा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से, क्लासिकल फिजिक्स से रेले जीन्स ने इसको थियोरिटिकली डिराइव किया।
लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ मामला है, क्योंकि न्यू के अगेंस्ट अगर आप इसको देखें यू न्यू को, तो न्यू बढ़ाते जाइए और ये न्यू स्क्वायर के अनुसार बढ़ता चला जाएगा, पैराबोलिक कैरेक्टर है इसका। तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि पहले इसको बढ़ना चाहिए और फिर इसको घटना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं रहा। तो अगर आप एक प्लॉट पर इसको दिखाने की कोशिश करें, न्यू इधर और यू न्यू इधर, तो बजाय इस प्रकार का फंक्शन लाने के ये कैसा फंक्शन हो रहा है, ये ऐसा फंक्शन हो रहा है, पैराबोला टाइप ऐसा। ये है रैले जीन्स और ये है एक्सपेरिमेंट। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये तो भागा ही चला जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। हाँ, बहुत लो फ्रीक्वेंसीज पर अगर आप देखेंगे तो ठीक है, ये जो सूत्र है और ये जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कुछ ठीक ठाक नज़र आते हैं। लेकिन हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये जो डाइवर्ज करता है, इसके लिए एक नाम दिया गया है अल्ट्रा वायलेट। आप जानते हैं अल्ट्रा वायलेट का मतलब है कि विजिबल से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी, कैटास्ट्रॉफ। तो ये ऐसा अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ कहते हैं इसको, यानी कि एक कुछ एक्सप्लोजन टाइप का कुछ इस तरह का गड़बड़ हो रहा है, तो ये ऐसा। अब एंट्री है मैक्स प्लैंक की, क्योंकि क्या हो गया है अभी तक हमने क्लासिकल फिजिक्स लगाया और बिल्कुल भी एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। मैक्स प्लैंक खुद बहुत विद्वान थे थर्मोडायनेमिक्स के, और क्लासिकल फिजिक्स उनको बहुत पसंद भी थी और बहुत बढ़िया भी उनको लगता था। उन्होंने भी बहुत कोशिश किया तरह तरह से, लेकिन ये थियोरिटिकली ये लाना ये बड़ा मुश्किल था। तो ढेर सारे पेपर्स लिखे उन्होंने, अपनी कोशिशें जारी रखी और फाइनली वो सक्सीड किए, फाइनली उनको सफलता मिली। उन्होंने एक थ्योरी के आधार के ऊपर ये ऐसा फंक्शनल फॉर्म डिराइव किया, लेकिन उनको क्लासिकल मैकेनिक्स के या क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों में थोड़ा संशोधन करना पड़ा, और वही संशोधन क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत बनी। क्या संशोधन? वो संशोधन ये था कि ये जो ऑसिलेटर्स हैं, ये जो ऑसिलेशंस हैं और ऑसिलेशंस के अंदर जो एनर्जी है और उनका इक्विलिब्रियम है इनकी दीवालों के साथ में, तो दीवालों से एनर्जी एमिट हो रही है जो ऑसिलेशंस में जा रही है, और ऑसिलेशंस से वो एनर्जी दीवालों में जा रही है जो एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये एमिशन होना, ये एब्जॉर्ब होना रेडिएशन की एनर्जी का, तो ये एक बहुत बड़ा उस समय के लिए क्रांतिकारी उनको एजम्पशन लेना पड़ा कि उसकी ऊर्जा जो एमिट हो रहा है, उसकी ऊर्जा, न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर कहीं से एमिट हो रहा है या न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन कहीं पर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एक बार में कितनी ऊर्जा निकलेगी उस एमिटर से, या एक बार में कितनी ऊर्जा अवशोषित होगी उस एब्जॉर्बर में, उसके लिए एक अलग उनको एक रूल बनाना पड़ा। और वो ये था कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन रेडिएशन या ऑफ रेडिएशन, एनर्जी एमिटेड इन रेडिएशन कह लो या एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम रेडिएशन कह लो। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है, एट फ्रीक्वेंसी न्यू, ये n इंटू एच इंटू न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी का एक मल्टीपल है और उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स ही हो सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है तो ये कांस्टेंट होगा, आप तुरंत एच न्यू का वैल्यू बना सकते हैं और फिर उतना मिनिमम एनर्जी एमिट करना ही पड़ेगा। अगर एमिट करना है तो उतना तो करना ही पड़ेगा, उससे कम एमिट नहीं कर सकते।
या एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यू फ्रीक्वेंसी का, अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकते। और इससे अगर ज़्यादा करना है तो इसका डबल करना पड़ेगा, या ट्रिपल करना पड़ेगा, या 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 10 टाइम्स करना पड़ेगा, 200 टाइम्स करना पड़ेगा। बीच वाले नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एजम्पशन लेना पड़ा उनको। n इज एन इंटीजर, 1 2 3 कुछ इंटीजर है, एंड h इज ए कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये थ्योरी से नहीं आ रहा है, लेकिन ये लाने से, ये एज्यूम करने से तब जो इक्वेशन बन रहा है वो एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैच कर रहा है। फर्क कहां आया? फर्क आया जो एवरेज एनर्जी की हमने बात यहां की थी, ये जो एवरेज एनर्जी निकाला गया था kT, एवरेज एनर्जी अब ऐसे नहीं निकाली जाएगी। एनर्जी कंटिन्यूअसली 0 से इन्फिनिटी तक नहीं बदल रही है। एनर्जी इस प्रकार से बन रही है, Nhν इस प्रकार से बन रही है। तो जब एवरेज करेंगे, अब एवरेज एनर्जी जब निकालने की बात आएगी तो n टाइम्स hν, एनर्जी के लिए ये लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एनर्जी E लिखी है, कैपिटल E, उसी प्रकार से इस कैपिटल E की जगह हम लिखेंगे Nhν। ये फैक्टर ठीक है, ये फैक्टर वही है, प्रोबेबिलिटी जो है इसी के प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया e पे पावर माइनस Nhν बाई kT। और इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, E 0 से इन्फिनिटी तक बदल नहीं रहा है कंटिन्यूअसली। कैसे बदल रहा है? तो उस अनुसार इसमें जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे, n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं बदल रही है, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो उन सबको ऐसा जोड़ेंगे। से यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जोड़ा गया था, यहाँ इंटीग्रेट किया गया था, कंटिन्यूअस वेरिएशन था, यहाँ इसको भी वैसा ही जोड़ना पड़ेगा, n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी। और ये जब करते हैं, ये कैलकुलेशन जब करते हैं, तब निकल करके आता है hν डिवाइडेड बाई e पे पावर hν बाई kT और -1, ऐसा निकल करके आता है। एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर विथ फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी दिस। और कितने ऑसिलेटर है न्यू से डी न्यू प्लस डी न्यू के बीच में? वो वही सूत्र है, जो काउंटिंग है वो वही काउंटिंग है, वो वही इतना है, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डी न्यू। तो इसको नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स और एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, इनको जब गुणा कर देंगे तो हमें यू न्यू मिल जाएगा। और वो करके आप लिखें, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी जगह है, मैं लिख सकता हूं, यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब डी न्यू को हम बाद में लिखेंगे, काटने वाले हैं, इनटू एवरेज पर ऑसिलेटर एच न्यू डिवाइडेड बाई ई पे पावर एच न्यू बाई के टी और -1 डी न्यू। इसको आप हटा दीजिए और ये यू न्यू बना। इसको कहते हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ। और यहां से ये क्वांटम जो एनर्जी है, जो रेडिएशन के अंदर एनर्जी है, जो एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो क्वांटम यानी एक खास पैकेट, एक खास मैग्नीट्यूड उसी में एमिट हो रही है। कंटिन्यूअसली एमिट नहीं हो सकती या कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ये जो टोटल ड्रिफ्ट है क्लासिकल फिजिक्स से, वो यहाँ से निकल करके आ रहा है। और प्लैंक इतने बढ़िया इक्वेशंस को निकाल के, जो बहुत परफेक्ट मैच करता है इसके साथ में, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर के साथ में ये बहुत ही परफेक्टली मैच करता है। लेकिन प्लैंक इससे बहुत खुश नहीं हुए थे,
जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, पेपर्स लिखे हैं, उसके अंदर पता चलता है कि वो बहुत खुश नहीं हुए थे, क्योंकि उनको इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिला था और उनको लगा कि ये केवल हमने एक मैथमेटिकल ट्रिक बनाई है जिसके कारण से कि ये मैचिंग हो गई है, यहाँ कहीं फिजिक्स मिसिंग है। मगर कालांतर में पता चला कि वो फिजिक्स मिसिंग नहीं थी, वो फिजिक्स इतने शताब्दियों तक मिसिंग थी जो डिस्कवर हुई है यहाँ से, जो यहाँ से पता चली है, जो यहाँ से निकल करके आई है, वो फिज़िक्स जो अब तक छुपी हुई थी। और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स की। हम इसकी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और उसके बाद अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे।